जरा सोचिए, एक ऐसा सूती कपड़ा जो इतना हल्का, इतना बारीक हो कि पूरी की पूरी साड़ी एक छोटी सी अंगूठी के आर पार निकल जाए। हाँ। विदेशी व्यापारी इसको कपड़ा नहीं कहते थे, बल्कि वोवेन एयर यानी बुनी हुई हवा कहते थे। और ये कोई किताबी कल्पना नहीं है, ये ढाका की मलमल की सच्चाई थी। तो इस गहरी चर्चा यानी कि इस तीसरे और आखिरी हिस्से में आपका स्वागत है। हमने पिछली बार महलों की साजिशें और युद्ध तो देख ही लिए, लेकिन आज का हमारा मिशन है जमीनी हकीकत को समझना। बिल्कुल। आखिर 18वीं सेंचुरी में एक आम इंसान की जिंदगी कैसी थी, हमारी इकोनॉमी जो मतलब पूरी दुनिया का खजाना खींच रही थी, वो कैसे काम करती थी, और इस पूरे दौर का एक डिटेल्ड रीकैप करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ है हमारी इस चर्चा का, क्योंकि देखो बेटा, इतिहास सिर्फ राजाओं के नाम और तारीखें नहीं होता, समझे? राइट। जब एक इतना बड़ा साम्राज्य टूटता है ना, और छोटे रीजनल स्टेट्स उभर कर आते हैं, तो उसका सीधा असर बाजार पर पड़ता है, खेतों में काम कर रहे किसान पर पड़ता है। तो अगर हमें उस वैक्यूम को समझना है जो बाद में ब्रिटिश ने भरा, तो हमें समाज के इस ताने बाने को डिकोड करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इकोनॉमी की रीढ़ यानी एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन मैंने पढ़ा है कि उस वक्त किसानों की हालत बहुत खराब थी। ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे काम कर रहा था? देखो बेटा, इसको समझने के लिए ना हमें सिर्फ क्या हो रहा था उस पर नहीं, बल्कि कैसे हो रहा था उस पर ध्यान देना होगा। टेक्निकली देखें तो हमारी एग्रीकल्चर बैकवर्ड थी। अच्छा। हाँ, तकनीक में सदियों से कोई बदलाव नहीं आया था। किसान बहुत ज्यादा मेहनती थे, फसलें भी बहुत अलग अलग उगाते थे, जैसे चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च, स्पाइसेस और कॉटन। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी किसान गरीब था, क्योंकि मुनाफा उस तक पहुंचता ही नहीं था। यानी ये कुछ ऐसा हुआ कि एक मजदूर दिन रात फैक्ट्री में काम करे, लेकिन उसका सारा मुनाफा फैक्ट्री मालिक ले जाए। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया। और 18th सेंचुरी में वो मालिक सिर्फ एक नहीं था। किसान को अपनी उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्टेट को, जमींदार को, जागीरदार को या फिर रेवेन्यू फार्मर को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। वेट, ये रेवेन्यू फार्मर कौन होता था? ये तो कोई खेती करने वाला किसान नहीं लग रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इजारेदारी सिस्टम था, एक तरह का ठेका। जब स्टेट कमजोर हुआ ना, तो उन्होंने डायरेक्ट टैक्स लेने की बजाय बिचौलियों को ठेका दे दिया। जो सबसे ज्यादा पैसे की बोली लगाता, उसे उस इलाके का रेवेन्यू फार्मर बना देते थे। ओह वाओ! तो वो तो किसान को पूरा निचोड़ देता हो रहा। वही तो, जिसने स्टेट को एडवांस में भारी रकम दी है, वो अपना मुनाफा निकालने के लिए किस हद तक जाएगा सोचो। उसे जमीन से कोई मतलब नहीं था, बस आज का मुनाफा चाहिए था। किसान के पास तो अगली फसल बोने के भी पैसे नहीं बचते थे। और ब्रिटिश रूल में आकर तो ये स्थिति और भी वर्स हो गई। ये तो मतलब पूरा अंदर से खोखला करने वाला सिस्टम था। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर से हटकर ट्रेड और इंडस्ट्री की बात करें, वहां तो तस्वीर अलग थी ना? वहां तस्वीर बिल्कुल अलग थी। ट्रेड और इंडस्ट्री में भारत पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट था, यानी आत्मनिर्भर। हमारा एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट से कहीं ज्यादा था। राइट। उस वक्त दुनिया को भारत का सामान चाहिए था, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था जो हमें दुनिया से चाहिए हो। इसीलिए विदेशी व्यापारियों को सामान के बदले सोना चांदी देना पड़ता था। भारत को उस वक्त सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल्स कहा जाता था। सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल्स, ये टर्म ही अपने आप में बहुत पावरफुल है। लेकिन सर, अगर एक्सपोर्ट इतना अच्छा था, तो हम दुनिया के किन हिस्सों से क्या मांगते और क्या भेजते थे? जरा इसको डिटेल में अनपैक करें। यहाँ ध्यान देना बेटा, इंपोर्ट्स की पूरी एक स्पेसिफिक लिस्ट थी। पर्शियन गल्फ से हम मोती, कच्चा रेशम यानी रॉ सिल्क, ऊन, खजूर और गुलाब जल मंगाते थे। अरेबिया से कॉफी, सोना, ड्रग्स और शहद आता था। अच्छा, और चाइना वगैरह से? चाइना से टी, शुगर, पोर्सिलिन और सिल्क आता था। तिब्बत से सोना, मस्क यानी कस्तूरी और वुलन क्लॉथ। अफ्रीका से आइवरी और ड्रग्स आते थे। और यूरोप से वुलन क्लॉथ, तांबा, लोहा, लीड और कागज आता था। राइट। और इसके बदले में हमारा एक्सपोर्ट लिस्ट कैसा दिखता था? अरे, एक्सपोर्ट लिस्ट तो और भी लंबी थी। कॉटन टेक्सटाइल्स, रॉ सिल्क, सिल्क फैब्रिक्स, हार्डवेयर,
इंडिगो यानी नील, सॉल्ट पीटरे बारूद बनाने के काम आता था। ओह अच्छा। हाँ, इसके अलावा ओपियम, चावल, गेहूं, शुगर, काली मिर्च, स्पाइसेस, प्रेशियस स्टोन्स और ड्रग्स, ये सब हम दुनिया भर में भेजते थे। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग तो टेक्सटाइल सेंटर्स हैं। मैंने शुरू में ढक्का की मलमल का जिक्र किया, और कहाँ-कहाँ टेक्सटाइल का काम होता था? पूरे देश में एक जाल बिछा था। ढाका की वोवन एयर तो थी ही, बंगाल में मुर्शिदाबाद और पटना थे, वेस्ट में सूरत, अहमदाबाद, ब्रोच, नॉर्थ में चंदेरी, बुरहानपुर, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर। वाह, बाप रे। और साउथ में मसूलीपट्टनम, औरंगाबाद, चिकाकोल, विशाखापट्टनम, बैंगलोर, कोयम्बटूर और मदुरई। और नॉर्थ में ऊपर कश्मीर के वुलन कपड़े बहुत मशहूर थे। ये तो कमाल है। और मैंने पढ़ा है कि हम शिप बिल्डिंग में भी बहुत आगे थे। बिल्कुल थे। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बंगाल और केरला कोस्ट पर कैलिकट से क्विलोन तक शिप बिल्डिंग होती थी। कैलिकट के जैमरन के जो कुंजली मराइकर्स थे ना, उनका समंदर में बड़ा दबदबा था। हाँ, और शिवाजी की नेवी भी तो थी। हाँ, शिवाजी की नेवी ने पोर्चुगीज के खिलाफ जो डिफेंस किया वो हमारे शिप्स की वजह से ही था। बिपिन चंद्र ने तो स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि यूरोपियन लोग भी इंडियन शिप्स खरीदते थे क्योंकि वो ज्यादा मजबूत होते थे। ये सब सुनकर तो सच में हम एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर लगते हैं। इस पे कुछ कोट्स भी तो है ना? हाँ, 3 कोट्स बिल्कुल ध्यान में रखना बेटा। पीटर द ग्रेट ने कहा था कि जो भारत के व्यापार को कंट्रोल करेगा वो यूरोप का डिक्टेटर होगा। वाओ। दूसरा, जेटी सैंडरलैंड ने लिखा है कि भारत यूरोप या एशिया के किसी भी देश से बड़ा इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग राष्ट्र था। और तीसरा, शशि थरूर का वो कोट याद करो जहां उन्होंने ढाका की मलमल और हमारे एक्सपोर्ट के पतन के बारे में लिखा है कि कैसे ब्रिटिश ने हमें बर्बाद किया। तो इकोनॉमी में हम दुनिया के बॉस थे, लेकिन सर क्या हमारा समाज और एजुकेशन भी इतने ही एडवांस थे? क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट है। यहीं पर आकर कहानी पलट जाती है। एजुकेशन पूरी तरह से ट्रेडिशनल थी। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही थी, लेकिन हमारे सिलेबस में साइंस और ज्योग्राफी का कोई नामो निशान नहीं था। वेट, सच में? हम दुनिया भर में ट्रेड कर रहे हैं और स्कूल्स में ज्योग्राफी नहीं है? बिल्कुल नहीं थी। एलिमेंट्री एजुकेशन में बस रीडिंग, राइटिंग और एरिथमेटिक था। हिंदूज के लिए पाठशालास थे और मुस्लिम्स के लिए मकतब्स। लोअर कास्ट के बच्चे कभी कभार आ जाते थे, लेकिन फीमेल एजुकेशन तो बहुत ही रेयर थी। और हायर एजुकेशन का क्या सीन था? बिहार और बंगाल में चतुष्पदीज या तोल्स थे। पर्शियन और अरबिक के लिए मद्रासास थे। संस्कृत के बड़े सेंटर्स थे काशी, तिरहुत यानी मिथिला, नदिया और उत्कला। और अजीमाबाद जो आज का पटना है, वो पर्शियन एजुकेशन का बड़ा सेंटर था। लेकिन साइंस जीरो थी, समझे? राइट। तो जब एजुकेशन ऐसी थी तो सोसाइटी भी वैसी ही होगी। कास्ट और रिलीजन को लेकर कैसा सिस्टम था? सोसाइटी बहुत से कास्ट्स और सेक्ट्स में बंटी हुई थी। हिंदुओं में 4 वर्णास थे और उनगिनत सब कास्ट्स थे। हालांकि कास्ट थोड़ी फ्लूइड थी, लोग पेशा बदल लेते थे, लेकिन जो पंचायतें थी ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट थीं। और मुस्लिम्स में? मुस्लिम्स में भी क्लास डिवाइड था। शरीफ और अजलाफ का भेदभाव था। शरीफ अपर क्लास थे, अजलाफ लोअर। इसके अलावा शिया सुन्नी का मसला और कोर्ट में ईरानी, अफगान, तुरानी और हिंदुस्तानी ग्रुप्स की गुटबाजी चलती थी। यहाँ एक दिलचस्प बात है सर। एक फ्रेंच ट्रैवलर एबे दुबोआ का कोट है। उन्होंने लिखा था कि एक हिंदू महिला कहीं भी अकेले जा सकती है, उसे किसी के गलत नजरिए का कोई डर नहीं है। लेकिन मुझे इसमें एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। अगर महिलाओं को इतनी आज़ादी थी तो फिर पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी चीजें क्यों थीं? देखो बेटा, वो जो कोट है ना, वो सोसाइटी के एक बहुत छोटे हिस्से की पिक्चर है। सच्चाई ये थी कि समाज पूरी तरह से पेट्रियार्कल था। बस केरला के कुछ ग्रुप्स को छोड़कर अपर क्लास की महिलाएं घर के अंदर रहती थीं पर्दे में, और लोअर क्लास की महिलाएं खेतों में काम करती थीं। यानी आज़ादी नहीं, मजबूरी थी ना? वही तो। सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज और पॉलीगेमी बहुत कॉमन थे। बंगाल और राजपूताना में तो डाउरी सिस्टम चरम पर था। विडोज की स्थिति सबसे मिजरेबल थी। किसी ने इसको सुधारने की कोशिश नहीं की? थी ना। एम्बर के राजा सवाई जयसिंह और मराठा जनरल परशुराम भाऊ ने
विडो रीमैरिज की कोशिश की थी, लेकिन वो सोसाइटी के आगे फेल हो गए। एक और टॉपिक है जिस पर हम बात करने से बचते हैं, स्लेवरी। 18th सेंचुरी में स्लेवरी कितनी कॉमन थी? 17th सेंचुरी के ट्रैवलर्स ने लिख दिया था कि स्लेवरी बहुत वाइड स्प्रेड थी। जब गरीबी अकाल पड़ता था ना, तो लोग अपने ही बच्चे बेच देते थे। अच्छा। राजपूत, खत्रीज और कायस्थास डोमेस्टिक वर्क के लिए फीमेल स्लेव्स रखते थे। ओह, तो क्या ये अमेरिका वाली स्लेवरी जैसी ही थे? नहीं, भारत में स्लेव्स की कंडीशन यूरोप या अमेरिका से थोड़ी बेटर थी। इनको हेरिडिटरी सर्वेंट्स माना जाता था, इनकी शादी हो सकती थी, और सबसे बड़ी बात, इनके बच्चे आज़ाद पैदा होते थे। लेकिन शायद यूरोपियंस ने इसको बदल दिया। बिल्कुल, यूरोपियन कंपनीज ने स्लेव ट्रेड को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। बंगाल, असम और बिहार से लोग खरीद कर यूरोप और अमेरिका भेजे गए, और सूरत, मद्रास और कैलकाटा में एबिसिनियन स्लेव्स लाए गए। ये वाकई एक बहुत ही डार्क हिस्ट्री है। लेकिन अब थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। एक एनालॉजी देता हूं मैं। जब एक बहुत बड़ा पेड़ गिरता है ना, जैसे मुगल साम्राज्य, तो उसके नीचे के छोटे पौधों को धूप मिलती है और वो खिल उठते हैं। ये बहुत सही बोला तुमने। मुगलों का पतन कला का पतन नहीं था, आर्ट और कल्चर आगे बढ़ रहा था। आर्किटेक्चर को ही ले लो। लखनऊ में आसफुद्दौला ने 1784 में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। हाँ, बड़ा इमामबाड़ा। और जयपुर में भी तो बहुत काम हुआ। सवाई जयसिंह ने पूरी पिंक सिटी बसाई। दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में 5 ऑब्जर्वेटरीज बनवाई, और जिज मोहम्मद शाही टाइम टेबल्स बनवाए। केरला में पद्मनाभपुरम पैलेस बना, जहां की म्यूरल पेंटिंग्स आज भी मशहूर हैं। पेंटिंग और लिटरेचर में क्या चेंजेस आए इस टाइम पर? पेंटिंग में राजपुताना और कंगरा स्कूल की पेंटिंग्स में नई जान आई। और लिटरेचर, 19th सेंचुरी तो उर्दू पोएट्स का दौर था। मीर, सौदा, नाजिर और गालिब जैसे लेजेंड्स हुए। और रीजनल लैंग्वेजेस का क्या स्टेटस था? मलयालम में ट्रावनकूर के अंदर कलाकथु कुंजन नम्ब्यार थे। तमिल में सित्तर पोएट्री आई। तयुमनावर ने 1706 से 1744 के बीच टेम्पल रूल और कास्ट सिस्टम के खिलाफ जमकर लिखा। पंजाबी में वारिस शाह ने हीर रांझा लिखी, और सिंधी में शाहब अब्दुल लतीफ का रिसालो आया। तो कला और कल्चर तो फूल फल रहा था। सर, अब समय आ गया है इस पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़ने का। हमारे सुनने वालों के लिए इस 18th सेंचुरी और मुगल पतन का एक 1 लाइन समरी या बुलेट पॉइंट रिकैप हो जाए। हाँ, यहाँ ध्यान से सुनो बेटा। सारे रीजंस में पॉइंट वाइज बताती हूँ। वीक सक्सेसर्स थे, लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, इसीलिए लड़ाइयाँ होती थीं। औरंगजेब की पॉलिसीज खराब थीं, नोबल्स का डिजेनरेशन हो गया, आर्मी की हालत खराब हो गई। और एम्पायर भी तो बहुत बड़ा हो गया था ना। हाँ, टू वास्ट एम्पायर। ऊपर से नादिर शाह जैसे फॉरेन इन्वेजन्स, इकोनॉमिक डिक्लाइन, यूरोपियंस का आना, जमींदार्स और जागीरदारी क्राइसिस, और आखिर में रीजनल एस्पिरेशंस। समझे? राइट, क्लियर है। और वो जो रीजनल स्टेट्स थे, उनकी 3 कैटेगरीज क्या थी? 3 कैटेगरीज थी। पहली, सक्सेसर स्टेट्स, यानी जो मुगल सूबे थे पर अलग हो गए, जैसे हैदराबाद, बंगाल, अवध। दूसरी, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिनका सीधा रिलेशन नहीं था, जैसे मैसूर, केरला और राजपूत स्टेट्स। और तीसरी, न्यू स्टेट्स, जिन्होंने लड़कर सत्ता बनाई, जैसे मराठा, सिख, जट, रोहिला और बंगाश। लेकिन इन सब की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। इनमें से कोई भी स्टेट ऑल इंडिया लेवल पर मुगल्स को रिप्लेस नहीं कर पाया। वही तो। और साइंस में सबके सब बैकवर्ड थे। अगर मैं सोसाइटी का रिकैप करूं तो देखो, एग्रीकल्चर की हालत खराब थी, ट्रेड बहुत रिच था, लेकिन एजुकेशन ट्रेडिशनल थी। कास्ट सिस्टम, महिलाओं की कंडीशन और स्लेवरी जैसी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, पर रीजनल आर्ट और कल्चर डेफिनेटली फ्लरिश हो रहा था। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं आप सबको सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या भारत की यही सोशल और पॉलिटिकल वीकनेस थी जिसने मुट्ठी भर अंग्रेजों को इतने बड़े देश पर कब्जा करने का हौसला दिया? अगर हमारी इकोनॉमी का पैसा साइंस और एजुकेशन में लगता तो क्या इतिहास कुछ और होता? इस पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, ये था 18th सेंचुरी का इंडिया। पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड, इकोनॉमिकली स्टैग्नेंट, सोशली ट्रेडिशनल। इसी वैक्यूम को ब्रिटिश ने भरा। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कंपनी ने कैसे एडवांटेज लिया।